ना संघर्ष ना तकलीफ तो का खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो हेलो नमस्कार, मैं प्रसाद, मैं अनूप सर आप सभी का अपने परिवार फैंटास्टिक कॉन्सेप्ट में दिल खोल कर स्वागत करता हूं। तो दोस्त, आज इस सेशन में हम बात करेंगे क्या, विद्युत धारा के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इसके पहले के सेशन में हमने बात किया था क्या कि मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड के बारे में बात किया था। तो आज के सेशन में हम बात करेंगे विद्युत धारा के बारे में। जैसा कि हम बता दें भैया यहाँ पे यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में जो होने वाला है, आगामी एग्जाम जो है, आगामी बोर्ड एग्जाम जो होने वाला है फरवरी के तीसरे या चौथे सप्ताह से शुरू होगा, मार्च तक जाएगा, मार्च के पहले या दूसरे सप्ताह तक जाएगा। आपको अपनी तैयारी को अब बहुत तेजी के साथ करना है, बहुत मजबूती के साथ करना है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारा सपोर्ट किया है, हम सब लोगों का सपोर्ट कर रहे हैं, हम सभी लोगों को प्यार दे रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं आपके उस प्यार के लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। तो मेरे प्रिय साथी, हम आपके इस प्यार के बदले में हम आपकी तैयारी को बेहतर बनाने की उम्मीद में लगे हुए हैं। आप मुझसे जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, मेरा जो टारगेट है कि मेरे प्रिय भाइयों का जो टारगेट होना चाहिए वो 95+ का होना चाहिए। जो मेरा मकसद है कामयाब हो जाए, इस कामयाब तब होगा जब आप मेरा साथ देंगे, जब आप मेरा साथ देंगे। क्योंकि कहते हैं ना कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है, उसको दो हाथ की जरूरत पड़ती है। वैसे हम अकेले हमारे फड़फड़ाने से, हमारे चिल्लाने से, हमारे कहने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक कि आप ना चाहेंगे। अगर आप ना चाहेंगे भैया तो कुछ होने वाला ना है, अगर आप चाह लेंगे तो होने वाला सब कुछ है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो हासिल ना हो। कहते हैं ना, मंजिल मिले ना मिले मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो मेरे प्रिय साथियों, हमको कोशिश करना है, हमको मेहनत करना है, हमको अपने टारगेट को फोकस करना है। इसलिए भैया आइए हम आप बात करते हैं क्या, यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के बारे में यहाँ डिस्कशन करेंगे। हम लोग कक्षा 10 फिजिक्स को लेकर यहाँ पे हम लोग आए हुए हैं कि विद्युत धारा पढ़ेंगे। आज के इस सेशन में इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। कह रहा है यहाँ पे देख लो, पेपर में यही आएगा, देख लो भैया, वरना पछताओगे, रोते रह जाओगे। आपका फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक बार पास हो जाओगे किसी तरीके से तो फिर पछताते रह जाओगे अगर कम नंबर आएगा तो। इसीलिए भैया अभी टाइम है, अभी 4 से 5 महीने वक्त है, आप जी जान लगा दो। कहते हैं ना, पढ़ाई में जान झोंक दो या पढ़ाई छोड़ दो। पढ़ाई के लिए सब कुछ छोड़ दो या फिर पढ़ाई ही छोड़ दो। मेरे प्रिय साथियों, आपको पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ने के बाद जिंदगी जो होती है बद से बदतर बन जाती है। इसलिए आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना चाहिए। मेरी जहां तक उम्मीद है, मेरी जहां तक सलाह है, मेरा जहां तक अनुभव है, जहां तक मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपको पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी चाहिए। क्योंकि जब पढ़ाई छूटने के बाद जिंदगी बद से बदतर कब बन जाती है किसी को पता नहीं चलता है। शहरों में जाने के बाद माँ बाप आपके 15 से 14-15 घंटे काम करते हैं तो जाके 14-15 हजार रुपया मिलता है। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं नहीं चाहता हूं कि आप उनकी मेहनत का पानी फेरें, आप उनकी मेहनत पर पानी ना फेरिएगा भैया। आपकी माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, उस उम्मीद पे खरा उतरिएगा। तो आइए मैं समय को ना वेस्ट करते हुए अपनी टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। मेरे प्रिय बंधुओं, हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। जैसा कि आपको पहला क्वेश्चन लिखा मिल रहा है यहाँ पे, विद्युत धारा का मात्रक होता है। जैसा कि अभी हमने चर्चा किया भैया क्या, विद्युत धारा चैप्टर। पहला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा सेटअप किया है कोई, कि मतलब यहाँ पहला क्वेश्चन भी दिया है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो भैया विद्युत धारा का सीधा संबंध किससे होता है? विद्युत धारा का सीधा संबंध जाइए ओम के नियम से। ओम का नियम आपने पढ़ा है ना, मैंने कई बार डिस्कशन किया है ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग दोनों में, कि बी प्रोपोर्शनल क्या होता है, आई, या फिर बी बराबर आई आर होता है। आपसे डिस्कशन कई बार हुई है, हाँ भैया हुई है ना। तो आपसे कह रहा है विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है, या फिर क्या होता है, वोल्ट प्रति, क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर, सॉरी वोल्ट प्रति ओम होता है, एम्पियर होता है, या फिर वोल्ट प्रति ओम होता है। भैया यहाँ पे आपको बातें समझ में आनी चाहिए।
जो विद्युत धारा का मात्रक होता है क्या होता है, या तो एम्पियर होता है, या तो एम्पियर होता है, या फिर वोल्ट प्रति ओम होता है। आपको यहाँ समझने की जरूरत है, थोड़ा सा यहाँ पे समझने की जरूरत है, यहाँ पे समझने की जरूरत है भैया कि जो वाट होता है वो किसका मात्रक होता है, शक्ति का मात्रक होता है। किसका मात्रक, शक्ति का मात्रक होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है, विभव का मात्रक वोल्ट होता है। ओम किसका मात्रक होता है भाई, प्रतिरोध का मात्रक होता है। अब पहले नंबर तो 3 तो होंगे नहीं, फिर ये कहते हैं ना दूसरे का आदमी, ये दूसरे का आदमी, ये दूसरे का आदमी, कहते हैं ना मतलब ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दोस्त है। तो मतलब ये कह रहा है कि भैया हम तुम्हारे साथ हैं, आखिरकार हम तुम्हारे दोस्त हैं। कह रहा है क्या विद्युत धारा का कि भैया हम तुम्हारे दोस्त हैं। दोस्त कौन है, एम्पियर है। एम्पियर किसका दोस्त है, विद्युत धारा का दोस्त है। मेरे प्रिय बंधुओं, मेरे प्रिय दोस्त, यहाँ पे है आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर बन जाएगा। अब हम आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है कि सेकंड में क्या दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है। तो बताइए भैया क्या होता है संबंध, B बराबर 1/r, B बराबर r/1, या फिर V बराबर IR, या फिर V बराबर IR/2। अभी जस्ट हमने रिपीट किया था कि भैया ओम का नियम होता है V बराबर IR, या फिर B प्रोपोर्शनल होता है I के। इसमें से अगर दोनों कहीं संबंध होता तो हम सही मान लेते, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है और कहीं पे नहीं है। यहाँ पे B बराबर 1/r किसी में कोई संबंध नहीं होता है, B बराबर r/1 में कोई संबंध नहीं होता है, B बराबर r में संबंध होता है ओम के नियम से, B प्रोपोर्शनल I होता है। हम इसको बहुत बार पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे और इसका कोई संबंध नहीं होता है मेरे प्रिय बंधु, इसलिए तीनों कट जाएगा, जो बच जाएगा वही आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, उसके बाद सॉल्व करिएगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या है कि आधे क्वेश्चन को पढ़ते हैं उसके बाद सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। फिर होता ये है कि बच्चे देखते हैं कि बाद में मेरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, 90% चांस होते हैं कि क्वेश्चन होते हैं गलत। ये छोटी छोटी गलतियां आप करके आते हैं, बाद में पछताते हैं। ऐसा आपको जल्दबाजी नहीं करना है, कोई जल्दबाजी में आपको करना कुछ नहीं है, आपको हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि विकल्पी प्रश्न जो होते हैं बोर्ड एग्जाम में वो 20 नंबर के आते हैं। अगर आपने 20 नंबर माइनस कर दिया तो ये 20 नंबर आपको 20 साल में क्या 20 जन्म में भी दोबारा मिलने वाले नहीं है। इसलिए आपको जल्दबाजी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है। यहाँ पे आपको समझ में आई बात, आपको थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, थोड़ा सा रुक के अपने दिमाग को संतुलित करके क्वेश्चन को पढ़ के सॉल्व करना है। बिना पढ़े पूरा क्वेश्चन पढ़े बिना सॉल्व नहीं करना है। जब तक कि पूरा क्वेश्चन ना पढ़ो तब तक सॉल्व नहीं करिएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा है, निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। क्या कहे, नहीं है, क्या पूछा है, समझने वाली बात है। यहाँ पे नहीं है। बहुत सारे बच्चे करते हैं क्या है, निम्न में कौन सा अर्धचालक है, मार दिया, क्या हो गया, सिलिकॉन हो गया, ठीक है। फिर क्या है इसमें पूछा है, नहीं है। भैया ये तो अर्धचालक होता है, जर्मेनियम तो होता है, पारा नहीं होता है, पारा अर्धचालक नहीं होता है। तो होता क्या है, तो होता क्या है, तो ऑप्शन नंबर क्या बन जाएगा मेरा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये पूछ रखा था निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। तो भैया बिल्कुल नहीं है, पारा नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही आंसर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। जैसे कि पूछ रखा है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो भैया ये ओम का नियम हमने पढ़ा रखा है, यहां से निकालेंगे B बराबर IR, इसके बाद हम निकालेंगे क्या, B बटे का I बराबर का R, इसका मात्रक ओम होता है। R एक नियतांक है, क्या है, R एक नियतांक है, R एक नियतांक है, इसका मात्रक ओम होता है, इसका मात्रक ओम होता है।
ओम ना दिया रहेगा तो दिया क्या रहेगा, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। क्या होता है, वोल्ट प्रति एम्पियर होता है। ठीक है, आप क्वेश्चन को जल्दबाजी में नहीं करिएगा, समझ के ही क्वेश्चन को करिएगा। क्या दिया है ऑप्शन में, ओम दिया है तो ओम हो जाएगा, या तो वोल्ट प्रति एम्पियर दिया होता तो वोल्ट प्रति एम्पियर भी सही होता। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या है, ओम। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम, क्योंकि बी बराबर आई आर होता है, बी प्रोपोर्शनल आई से हमने पढ़ा था, बी प्रोपोर्शनल आई होता है ओम का नियम। बी प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए हम एक नियतांक रखते हैं जिसका नाम होता है आर। आर एक नियतांक है जिसको हम कहते हैं प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। ओम ने सन 1826 ईस्वी में ओम के नियम का सत्यापन किया था। इसका पूरा नाम है जॉर्ज साइमन ओम। ओम का पूरा नाम क्या होता है, जॉर्ज साइमन ओम। आप इसको भी नोट डाउन करके रखेंगे। ओम का पूरा नाम जॉर्ज साइमन ओम, जॉर्ज साइमन ओम। आप बात को समझेंगे भैया, इस बात को। जॉर्ज साइमन ओम ओम के नियम को कब दिया था, सन 1826 ईस्वी में। किसी बुक में लिखा मिल जाएगा 1828 ईस्वी में। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए आपको अगर दोनों ऑप्शन में कोई एक दिया है तो आपको दोनों ऑप्शन में कोई एक दिया है तो 1826 से भी हो जाएगा, या तो 1828 या तो 1828 हो जाएगा। अगर ऑप्शन में दोनों दिया है तो 1826 मारिएगा, करेक्ट ज्यादा होगा आपका। ठीक है, आप बात को समझिएगा। आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या दे रखा है, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। ओम के नियम से भी हमने जस्ट पीछे का क्वेश्चन देखिएगा, आप इसका आंसर करिएगा। आप क्या होगा, वोल्ट प्रति एम्पियर प्रदर्शित करता है। आर मतलब प्रतिरोध, इसका मात्रक वोल्ट हो गया, बी का मात्रक वोल्ट, आई का मात्रक एम्पियर, आई का मात्रक एम्पियर हो गया भाई यहाँ पे। तो आर का मात्रक हमने बताया किसको, ओम को। आर का मात्रक क्या होता है, ओम। वोल्ट प्रति एम्पियर किसको व्यक्त करेगा, ओम को व्यक्त करेगा। ओम कहाँ पे है, ओम यहाँ पे है। ओम पकड़ो भाई, ओम कहाँ पे है, ओम ऑप्शन नंबर डी में है। क्योंकि एम्पियर जो होता है विद्युत धारा का मात्रक, आई का मात्रक होता है, जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है। जो सॉरी यहाँ पे शक्ति गलत लिखा है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जो होता है, जो वाट होता है वो शक्ति का मात्रक होता है, जो वोल्ट होता है वो विभव का मात्रक होता है। हमने पहले से बता रखा है कि भैया ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए, ये सब बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 आपको क्या पूछ रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको क्या पूछा है, ओम का नियम है, बताइए। कितनी चर्चा हो रही भाई ओम, ध्यान रखिएगा। ओम के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं। तो क्या बी बराबर आई आर होता है, बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल गया है, बी बराबर आई आर होता है। इसलिए हम कहते हैं क्वेश्चन को पूरा ध्यान से पढ़ेंगे तो फटाक से आंसर कर पाएंगे, अगर अधूरा क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आंसर नहीं कर पाएंगे। तो भैया यहाँ पे कुछ नया करने के लिए हमको अपने अंदर क्या करना पड़ेगा, बदलाव लाना पड़ेगा। कहते हैं ना, गंगा बदली यमुना बदली सतलज का मुहाना बदलेगा, कुछ तुम बदलो कुछ हम बदले तभी तो ये जमाना बदलेगा। तो मेरे प्रिय साथियों, आपको बदलने की जरूरत है। हमें आपको क्या करना है, अपडेट अपने आप में करना है। हमें खुद को बदलना होगा, ना कि किसी और को बदलना पड़ेगा। खुद को बदलने के लिए हमको खुद से बेहतर कोई बदल भी नहीं सकता है। हमको खुद को बेहतर जानने के लिए खुद से बेहतर कोई जान भी नहीं सकता है। हमको एक अपना लक्ष्य निर्धारित करना है, हमें सपना देखना है। कहते हैं ना, सपना ऐसा होना चाहिए जो हमें सोने ना दे। कहते हैं ना, सपने वो नहीं होते जो सोते वक्त दिखाई देते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, कई लोग तो कह रहे हैं देख गधे नहीं, तो कई लोग कह रहे हैं सर सपना हो। अरे भाई सपना हो लड़की नहीं, गधे हो तुम लोग, लड़की वाली सपना नहीं कह रहे हैं भाई। यहाँ टारगेट की बात कर रहे हैं हम लोग, गोल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, गोल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग लक्ष्य की बात कर रहे हैं, टारगेट की बात कर रहे हैं। तुम लोग गधे हो, सपना ही आएगी तुम्हें, फिर बोर्ड परीक्षा में तो उसी को लिवा के जाइएगा, सपना दिखाएगी खूब, रंग बिरंगा देखिएगा, ठीक है ना। अरे भाई हम उस सपने की बात नहीं कर रहे हैं, उस लड़की की बात नहीं कर रहे हैं हम।
यहाँ पे हम आपके गोल्स की बात कर रहे हैं, टारगेट्स की बात कर रहे हैं, ठीक ना भाई। यहाँ पे हम आपके टारगेट की बात कर रहे हैं, जो आपका टारगेट होना चाहिए कि हमें बोर्ड एग्जाम में 95 प्लस का स्कोर करना है। अगर आप सपना के बारे में सोचिएगा गधे, तो गधे रह जाओगे। आपने सुना होगा, कोई लड़की कहती नहीं है, कोई औरत भी कहती होगी अपनी पति से, कहती नहीं सुनिए की बात है जी, इसका मतलब क्या होता है, अबे गधे। ओ जी क्या कहती है, ओ जी। ओ जी का मतलब ओई गधे। ए जी ओ जी का मतलब अगर आप कोई कहता है तो आप भरमाइएगा नहीं, भटकाने के लिए बहुत सारे ऐसे रास्ते मिलेंगे, आपको भटकना नहीं है। आपको यहाँ पे केवल दिल लगा के पढ़ाई करना है, आपको यहाँ पे केवल और केवल दिल लगा के पढ़ाई करना है। आपको यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखा है, क्वेश्चन नंबर 7 क्या दे रखा है, 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक है, क्या यूनिट है, नहीं। वाट है, नहीं। जूल प्रति घंटा है, नहीं। जूल प्रति घंटा है, नहीं। तो क्या वाट है, वाट घंटा है, तो नहीं भैया। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पे आपको करना क्या है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, होगा क्या, किलोवाट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, किलो वाट, सॉरी यहाँ पे किलो वाट घंटा होगा। यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है भैया, इसके लिए जो पेपर बनाया है इसके लिए थोड़ा सा सॉरी। यहाँ पे होगा किलोवाट घंटा, यहाँ पे मिस प्रिंट है, यहाँ पे आप सुधार करिएगा। यहाँ पे किलोवाट घंटा होगा, यहाँ पे किलो नहीं लगाया है, बाकी सही लिखा था, कोई बात नहीं। वहाँ पे भरम गया होगा, वो सपना के चक्कर में चला गया होगा, इसलिए वो भी भरम गया होगा ना। चलिए आगे की बात करते हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट घंटा होता है, किलोवाट घंटा, सॉरी किलोवाट घंटा होता है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। टंगस्टन का निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है, टंगस्टन जो है निम्नलिखित किस ताप पर पिघलता है, बताइए। टंगस्टन किस ताप पे पिघलता है भैया, क्या 2500 अंश सेल्सियस ताप पे पिघलता है, क्या 3000 अंश सेल्सियस ताप पे पिघलता है, क्या 3500 अंश सेल्सियस ताप पे पिघलता है, क्या 4000 अंश सेल्सियस ताप पे पिघलता है। तो इसका करेक्ट आंसर जो होता है भाई, होता है 3422 अंश सेल्सियस, जो कि ऑप्शन में नहीं मौजूद है। इसके आसपास में जो है वो इसके इर्द गिर्द में है 3500 अंश सेल्सियस। ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथी, ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, भटकने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है क्या, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो आपको इसको आंसर करना है, क्या लोहा का बना होता है। तो भैया लोहा का प्रतीक क्या होता है, पहले हमको जानना चाहिए, Fe होता है। Fe को कभी कभी फेरस देता है, क्या देता है, फेरस देता है। कभी कभी क्या देता है, आयरन भी इसी को लिखता है, क्या लिखता है, आयरन भी लिखता है, ठीक ना। आपको घबराने हड़बड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। टंगस्टन का प्रतीक क्या होता है, W होता है। कई सारे बच्चे क्या करते हैं, इसको TI मार देते हैं। TI जो होता है टाइटेनियम का प्रतीक होता है। TI बिल्कुल गलत आंसर हो जाता है। सब बच्चे कहते हैं मैंने खुद इस क्वेश्चन को गलत किया हुआ है, मुझे फील होता है कि मैं अपने बच्चों को ऐसा क्वेश्चन करने ना दूं, गलत ना होने दूं। मैं बताऊं यहाँ पे क्या दिया है, कापर दिया है। कापर जो होता है Cu होता है, Cu को कापर भी कहते हैं, तांबा होता है। और यहाँ पे सोना दिया है, इसका प्रतीक होता है क्या, Au होता है। और सिल्वर का प्रतीक जो होता है Ag होता है। अभी मैंने बताया था Ag का मतलब क्या होता है, अबे गधे, ओए गधे, आ गधे, जा गधे, ये सब मतलब होता है। तो भैया जब बल्ब का तंतु होता है किस धातु का बना होता है, तो भैया करेक्ट आंसर होगा टंगस्टन का बना होता है। जो 10 रुपए का बल्ब आता था ना, वो आपने देखा होगा, क्या कहते हैं, 10 रुपए का जो बल्ब आता था 100 वाट का, ठीक ना। 100 वाट के जब बल्ब होते थे भाई, उसमें पतले पतले वायर लगे होते थे। अगर वो वायर छोड़ देते थे तो बल्ब जलना बंद कर देते थे। तो घर वाले यही कहते थे कि बिटिया बल्बवा फ्यूज हो का, बिटवा बल्बवा फ्यूज हो का, देख लेना, ऐसा बोलते थे घर वाले ना भैया। तो यही बातें हैं। ये किसका लगा होता था भैया,
टंगस्टन का वायर होता था, टंगस्टन का तंतु बना होता था, जो ऐसे करके बना होता था, ऐसे ऐसे संरचना उसकी होती थी, ठीक ना, ऐसे ऐसे करके यहीं पे जाके जुड़ा होता था, तभी ये क्या करता था, प्रकाश को देता था। ऐसे करके बनी होती संरचना थी, ठीक है ना, ऐसे करके यहीं पे जाके जुड़ा होता था। यही वायर जब छोड़ देता था तो जाके बल्ब फ्यूज हो जाता था। ये लगभग बरसात के दिनों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था। पहले मेरे घर में ऐसा होता था, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके बारे में, मुझे अनुभव ज़्यादा है। मैं पर डे 1 बल्ब 2 बल्ब 3 बल्ब अपने घर में लेके लगाता था, इसलिए मुझे बहुत एक्सपीरियंस हो गया था इस बात का कि भैया जो टंगस्टन का वायर होता है वो गल जाता है। किसकी वजह से? लाइट धीम और तेज होती थी, तो भैया मेरे यहाँ जो क्या कहते हैं स्टेबलाइजर नहीं होता था, तो इसके लिए हम लाइट को कम ज़्यादा वहाँ से नहीं कर पाते थे। और लाइट कभी तेज आती थी बरसात में, कभी धीमी आती थी। जब तेजी से आती तो सब बढ़ जाता था, जल जाता था। तो इसके लिए भैया यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं कि टंगस्टन का वायर उसमें लगा होता था। आइए क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं कि विद्युत विभव का मात्रक होता है। विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है भाई? क्या एम्पियर होता है? बिल्कुल गलत आंसर है। ये विद्युत धारा का मात्रक होता है। किसका होता है? विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। वोल्ट किसका मात्रक होता है? विद्युत विभव का। वेरी गुड आंसर। क्या किसका आया है? करिए बच्चे आंसर, करिए बच्चे, सभी लोग करिए। बहुत सारे बच्चे ने किया भी था, क्योंकि ये हमने कई बार पढ़ाया है। पिछले ही अभी क्वेश्चन में आया भी था ना। ओम किसका मात्रक होता है भाई? बताइए जल्दी जल्दी फटाफट आंसर करिए। प्रतिरोध का मात्रक होता है ना भाई ओम। ओम किसी का नाम होगा तो बुरा मत मानिएगा भाई, यहाँ प्रतिरोध का मात्रक है, ठीक है ना। यहाँ पे वाट किसका मात्रक है? तो भैया आप बताएंगे शक्ति का मात्रक है सर। किसका मात्रक है? शक्ति का मात्रक होता है। मेरे प्रिय बंधु, हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत बेहतर तरीके से क्लास आपको समझ में आ रही होगी, बहुत बेहतर ढंग से आप कर पा रहे होंगे। अब आप बताइए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है? निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? क्वेश्चन नंबर 11 ये आपका हो जाएगा होमवर्क, आपका हो जाएगा होमवर्क। भैया आप कमेंट बॉक्स में इसका जरूर आंसर कीजिएगा। आपको इसका आंसर जरूर से करिएगा, क्योंकि इसका आंसर आप करेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा, आपको एक ट्यूशन करने का आइडिया मिल जाएगा। देखते हैं कितने सारे बच्चे सही करते हैं। चलिए हम कमेंट बॉक्स में उसका आंसर करेंगे, आपको रिप्लाई जरूर करेंगे। आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ। आप सारे लोग जो मुझसे जुड़े हैं, जो करते हैं, जानते होंगे मुझको कि मैं हर कमेंट का रिप्लाई पढ़ता हूँ, हर कमेंट को पढ़ता हूँ, उसकी रिप्लाई जरूर करता हूँ मैं। तो दोस्त ये क्लास कैसे लगी आप लोग कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अगर ये क्लास अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो एक क्लास पे अगर पहली बार इस चैनल पहली बार आए हों तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे होने वाली हमारी रेगुलर क्लासें आप तक पहुंच सकें। तो मेरे प्रिय साथियों, मैं इसी वाणी के साथ, इसी लफ्ज के साथ, इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूं। तो मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।